हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अगले प्रश्नों को। हमारा आज का विषय है रीति मुक्त कवि। ठीक है, तो देखते हैं रीति मुक्त से संबंधित प्रश्न। ध्यान दें, सबसे पहला प्रश्न है घनानंद। ठीक है, घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं? तो दोस्तों, घनानंद रीति काव्य की धारा, ठीक है, रीति काव्य यानी रीति काल के कवि हैं। पहली बात तो ये प्रश्न ही थोड़ा अटपटा सा है, फिर से देख लेते हैं। घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि हैं, यहाँ पर किस श्रेणी के कवि हैं ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी रीति मुक्त श्रेणी के कवि हैं। कौन? घनानंद। ठीक है, रीति काल की रीति मुक्त श्रेणी के कवि हैं घनानंद। ये लाइन इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान दें दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों एवं रूढ़ी से मुक्त। ठीक है, ध्यान दें शब्दों पर। रीति परंपरा, जो रीति परंपरा है उसके साहित्यिक बंधनों से एवं रूढ़ियों से मुक्त इस काल की स्वच्छंद काव्य धारा, शब्द पर ध्यान दें, स्वच्छंद काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए तब आप बताना कि जो रीति परंपरा की साहित्यिक जो ये रीति चली आ रही थी यानी बंधन थे, जो रूढ़ियां थी, उनसे मुक्त होकर जो स्वच्छंद काव्य धारा चली, ठीक है, उसे रीति मुक्त काव्य कहा गया। ठीक, आंतरिक अनुभूति भावावेग, आंतरिक अनुभूति भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता आदि इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुने। आंतरिक अनुभूति भावावेग, व्यक्तिपरक अभिव्यंजना की सांकेतिक काव्य रूढ़ियों से मुक्त कल्पना की प्रचुरता, ठीक है, आदि इसकी विशेषताएं हैं। इस धारा के प्रमुख कवि कौन है? घनानंद। ठीक है, घनानंद हैं। ध्यान से पढ़िए इस चीज को और समझिए। इनकी काव्य शैली कैसी थी? बड़ी भावात्मक तथा मार्मिक थी। ठीक है, भावनात्मक तथा मार्मिक काव्य शैली थी। इस धारा के कवियों की लगभग सारी विशेषताएं इनके काव्य में एक साथ मिल जाती हैं। किसके काव्य में? घनानंद के काव्य में। ठीक है, इस धारा के अन्य प्रमुख कवि कौन हैं? तो देखते हैं कौन कौन से अन्य प्रमुख कवि हैं इस धारा के। किस धारा के? रीति मुक्त धारा के। ठीक है, देखते हैं। आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। आलम, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव, घनानंद, ये सभी जो हैं अन्य प्रमुख कवि हैं। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के। फिर घनानंद का समस्त काव्य कैसा काव्य है? प्रेम की पीर का। ठीक है, ये लाइन और ये शब्द आपको रट जाने चाहिए। रट क्या? याद ही कर लो, दिमाग में बिठा लो इस चीज को। ठीक है, प्रेम की पीर का परम रूप है क्या? घनानंद का समस्त काव्य। ठीक है, क्योंकि संयोग पक्ष बहुत ही कम है, इनका संपूर्ण काव्य कैसा है? वियोग पक्ष पर आधारित है। ठीक है, फिर है दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रीति काल के अध्ययन की सुविधा के अनुसार, किसकी सुविधा के अनुसार? रीति काल के अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। किसको? रीति काल की श्रेणियों को। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी है। तो सबसे पहले रीतिबद्ध, फिर रीति मुक्त, फिर रीति सिद्ध। ठीक है, जरूरी नहीं है, मैंने जो याद किया है वो ऐसे किया है। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, यानी जो भगवान बद्ध से बुद्ध बनाइए, ठीक है, सिद्ध से सिद्धि, ठीक है, मुक्त से मुक्ति। तो भगवान बुद्ध को पहले सिद्धि प्राप्त हुई, फिर मुक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप ये 3 श्रेणी क्रमबद्ध रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे याद रख सकते हैं। ठीक, रीति सिद्ध के प्रमुख कवि कौन थे? तो दोस्तों, रीति सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी लाल हैं। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो दोस्तों, चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास आदि, कुलपति मिश्र आदि। ठीक है, सॉरी, फिर से सुने। चिंतामणि, मतीराम, देव, भिखारी दास, आचार्य कुलपति मिश्र, ये सभी कौन है? रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और जो रीति मुक्त के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है? कवि घनानंद। ठीक है, इतनी बात आप याद रखें।
अगला प्रश्न है दोस्तों, घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? देखो कितना प्यारा प्रश्न है, किस वर्ग के कवि हैं? ठीक है, तो बात सेम पूछी जा रही है ना, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या आ गया? वर्ग। ठीक है, तो ये किसके? रीति मुक्त। ठीक है, रीति मुक्त वर्ग के कवि हैं। देख लो एकदम से हटके प्रश्न है, बात वही है, सरल। ठीक है, लेकिन शब्दों का खेल है सारा। ठीक, तो रीति मुक्त कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो दोस्तों नहीं है वाला प्रश्न है, थोड़ा गौर कीजिए। तो ऑप्शन डी कवि बिहारी, कवि बिहारी जो हैं, बिहारी लाल रीति मुक्त कवि नहीं है, ये रीति सिद्ध कवि हैं। कौन? कवि बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, ना कि रीति मुक्त। इनके अलावा घनानंद, बोधा और आलम, ये सभी कौन है? रीति मुक्त कवि हैं, और बिहारी रीति मुक्त कवि नहीं है। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2011 में, नवोदय विद्यालय यानी प्रवक्ता परीक्षा में 2014 में 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? तो दोस्तों सेम प्रश्न जो अभी हमने किया था, ठीक है, उसमें पूछा जा रहा था रीति मुक्त कवि नहीं है, तो सेम प्रश्न यहाँ पर है। ठीक है, बस नाम ऑप्शन बदल गया है। क्या आ गया ऑप्शन? बिहारी की जगह केशव कर दिया है। देख लो सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो केशव दास रीति मुक्त कवि नहीं है। बाकी घनानंद, बोधा और आलम हैं, जबकि केशव दास नहीं है। टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, यहाँ पर क्या कथन है देखते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं है। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और यह कथन किस कवि के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन डी घनानंद के संबंध में कहा है रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन। क्या कहा? कि यह निसंकोच रूप से कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा और किसी कवि का नहीं। ठीक है, तो याद रखिए घनानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का यह कथन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें जरा। व्याख्या है, देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में यह कथन कहा था, निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था, वैसा किसी कवि का नहीं। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी यशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपने अनूठी, यानी जो घनानंद थे ना, तो उनके साथ जुड़कर, यानी उनके हृदय के साथ जुड़कर भाषा कैसी हो गई थी? ऐसी यशवर्तिनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भाव भंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। देखो कितनी बड़ी बात कही है। ठीक है, तो जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ, और वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी जब आवश्यकता होती थी। यानी कि जब घनानंद के हृदय के साथ भाषा का तादाद में हुआ, तब क्या हुआ कि नूतन गतिविधि का अभ्यास हुआ। किसमें? भाषा में। ठीक है, यानी भाषा और परिष्कृत हो गई और परिमार्जित रूप हमारे सामने आया। ठीक है, वह पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी जब आवश्यकता होती थी, तब ये उसे बंधी प्रणाली पर से हटाकर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। कौन? कवि घनानंद। भाषा की पूर्व अर्जित शक्ति से ही काम चलाकर उन्होंने उसे अपनी ओर से नई शक्ति प्रदान की थी। ठीक है, भाषा की पूर्व अर्जित यानी पहले से जो उन्हें शक्ति अर्जित थी, उससे अपना काम चलाकर उन्होंने क्या किया था कि अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर जो शक्ति थी, अपनी आत्मशक्ति को उसमें मिलाकर अपनी ओर से क्या किया कि भाषा को नई शक्ति प्रदान की। और घनानंद जी इन विरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यंजना बढ़ाते हैं, ना कि कम करते हैं। तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक है, घनानंद कैसे विरले कवियों में हैं? ऐसे विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजना को बढ़ाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें जरा। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? यहाँ पर देखो प्रेमिका का नाम पूछा जा रहा है,
तो घनानंद, ऑप्शन सी, घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। ठीक है। और वहीं अगर आपको एक नाम और इन्हीं के बिल्कुल बराबर समान है, कौन सा है मैं बताती हूँ, कवि बोधा। ठीक है, बोधा की प्रेमिका थी कौन, सुभान। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों के नाम एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो सुजान थी वो घनानंद की प्रेमिका थी और जो सुभान थी वो किसकी थी, बोधा की प्रेमिका थी। ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, व्याख्या देखते हैं। कवि घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था, सुजान था। यह एक वैश्या थी। सुजान जो थी क्या थी, एक वैश्या स्त्री थी। और मोहम्मद शाह रंगीले, ये नाम याद जरूर रखें, मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विद्या, कौन सी, नृत्य गायन विद्या में निपुण कौन, सुजान। वैश्या से घनानंद को क्या हो गया, प्रेम हो गया। ठीक है, तो ये क्या थी, नृत्य गायन विद्या में निपुण थी सुजान, और ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में क्या थी, वैश्या थी। लेकिन घनानंद को इनसे प्रेम हो गया। ठीक है, घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सबसे ज्यादा किया है। ठीक है, मतलब इतना गहरा प्रेम हो गया कि, और सुना भी जाता है कि क्या था कि बस इन्होंने कभी, घनानंद ने सुजान का पूरा फेस भी नहीं देखा था। ठीक है, सिर्फ उनकी आंखें देखी थी एक समय जब वो नृत्य कर रही थी और जब गा रही थी। ठीक है, फेस पूरा कवर था, बस आंखें दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो सिर्फ उन आंखों को देखा और उन आंखों से ही इनको प्रेम हो गया। और जब इन्हें निकाला भी गया, वहाँ से देश निकाला दे दिया गया, जब मोहम्मद शाह रंगीले की तरफ पीट करके इन्होंने गाया और अपना मुख सुजान की तरफ करके जब कविता सुनाई, किसने, घनानंद ने, तो मोहम्मद शाह को क्या, बहुत बुरा लगा। उन्होंने क्या किया कि इन्हें देश निकाला दे दिया। और कहा जाता है कि जब वो राज्य से जाने लगे, जब वो राजा के महल से जाने लगे, तो उन्होंने सुजान को कहा कि वो उनके साथ चलें, लेकिन उन्होंने उनके साथ जाने से मना कर दिया, वो उनके साथ नहीं गई। लेकिन घनानंद भी जब यहाँ से चले गए तो वो जीवन भर सुजान को याद करते रहे और उनकी याद में ही उन्होंने अपनी सभी कविताएं लिखी। और जो संयोग सिर्फ उतना था, जो राजमहल में उनकी आंखें मिली थी एक दूसरे से, बस उतना। उसके अलावा जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो उनका वियोग पक्ष है। ठीक है, यानी कि सुजान को याद करके ही उन्होंने अपने काव्य का सृजन किया है। ठीक है, तो ये देखिए कि उस समय का प्रेम था, सिर्फ आंखों से इतना गहरा प्रेम हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। आजकल तो मजाक बना रखा है हर चीज का, अगर आप देखें तो, है ना, मतलब बहुत ही बेहुदा ढंग और रूप जिसे देखें प्रेम का, वो आज के टाइम में है। ठीक है, ना तो प्रेम ही है, ठीक है, और ना ही लगाव है, पता नहीं क्या है, कौन सी चीजें चल रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है ना। और देखा जाए, अगर कंपेयर किया जाए उस प्रेम को और आज के जो यूथ में जो है ना, सारी चीज़ें, जो प्रेम की जो परिभाषा है, मुझे लगता है वो युग ही अलग था जब वास्तव में प्रेम हुआ करता था। ठीक है, और शारीरिक प्रेम ना होकर के जो था, हृदय से चीज़ें हुआ करती थी एक दूसरे के लिए। तो काफ़ी बड़ी बात है, मेरा मानना है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू भी है, ओपिनियन है, कि वाकई में ये बहुत बड़ी बात है ना। सिर्फ आंखों को देखकर किसी से प्रेम हो जाना और सारी जिंदगी उसकी याद में निकाल देना, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो आप लोग भी अगर किसी को पसंद करते हैं या प्रेम करते हैं तो आप मन से करिए, ना कि किसी की संपत्ति को देखकर या किसी का शरीर देख कर, रंग रूप को देख करके, है ना। मन से होना चाहिए प्रेम। ठीक है, खैर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सबसे ज्यादा हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, घनानंद की कविता में सबसे ज्यादा सुजान शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो दोस्तों वियोग श्रृंगार के, ठीक है, या विरह अवस्था के आपसे पूछा जाए, रीतिकालीन सबसे प्रधान मुक्तक कवि कौन है? मुक्तक शब्दों पर ध्यान दें, मुक्तक कवि पूछे जा रहे हैं, तो कवि घनानंद। ठीक है, कवि घनानंद याद रखें दोस्तों। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की।
घनानंद स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस धारा के प्रायः सभी गुण इनकी शैली में मिल जाते हैं, जैसे भावात्मकता, वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इत्यादि। इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी रचनाओं में वियोग व्यथा के, ठीक है, इसीलिए प्रेम की पीर के कवि कहे गए हैं, क्योंकि इनके काव्य में क्या है, वियोग व्यथा मिलती है। ठीक है, जो तड़प है ना, ठीक है, अपने प्रिय से मिलन की जो तड़प है, ठीक है, उन्हें ना देख पाना, ठीक है, तो वो तड़प मिलती है इनके काव्य में। ठीक है, तो वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं जो सीधे हृदय को छूते हैं। ठीक है, सीधे हृदय को छूते हैं। वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भाव मग्न हो जाना स्वाभाविक है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो वियोग श्रृंगार में प्रिय के रहने पर प्रेमी का भावमग्न हो जाना स्वाभाविक है, पर घनानंद संयोग में भी भावमग्न हैं। ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि वियोग में तो होता ही है, हर कोई मतलब भावमग्न हो जाता है, ये तो स्वाभाविक है। वियोग में आप कभी किसी से देखो, वियोग जरूरी नहीं है कि अपनी प्रेमिका से ही हो या प्रेमी से ही हो, वियोग आपका किसी के प्रति भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, आपका अपने माता पिता से वियोग हो सकता है। मान लीजिए आप कहीं और नौकरी करते हैं, आपके माता पिता कहीं और रहते हैं, तो वो भी एक तरह का वियोग है। मान लीजिए आपके दोस्तों से आपकी लड़ाई हो गई है, फ्रेंडशिप टूट गई है, लेकिन अंदर से मन कर रहा है कि हाँ बात करेंगे हम, तो ये भी एक प्रकार का वियोग है। ठीक है, तो वियोग व्यथा में भावमग्न हो जाना ये तो क्या है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन जो घनानंद है ना, वो संयोग में भी प्रिय से हटकर अनुभूत्यात्मक, कैसा, अनुभूत्यात्मक हो जाते हैं, अनुभूत्यात्मक हो जाते हैं। तो उनका संबंध परम सत्ता से बना हुआ प्रतीत होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो सीधे सीधे किससे जुड़ गए हैं, परम सत्ता से। ठीक है, परम सत्ता से यानी ईश्वर से सीधा उनका प्रेम जो है वो जुड़ गया है। ठीक है, तो वही है जो उनका प्रेम था घनानंद का। पहले तो उनकी प्रेयसी सुजान के लिए था, लेकिन धीरे धीरे वो जब विकसित होता गया, ठीक है, तो उसने कैसा रूप धारण कर लिया, ईश्वरीय रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो देखिए कितने बड़े कवि हैं घनानंद। ठीक है ना, आप जब इनकी पंक्तियों को पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे ना, तो आप खुद देखना कि इनको पढ़कर ना आप एक अलग ही मतलब दुनिया में होंगे। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, जो वास्तविकता है, जो प्रेम की, जीवन की है ना, वो वैल्यू समझ में आएगी आपको कि ऐसे लोग भी होते थे, है ना। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।